इज इट क्लियर? यहाँ क्लियर हो गया? ठीक है। अब यस मैम। ओके बेटा, अब जो जमींदार थे वो ऑफन सक्सीडेड इन मोबिलाइजिंग पीजेंट सपोर्ट अगेंस्ट द स्टेट। और कई बार जो था, जो जमींदार था उनको किसानों का भी क्या मिल जाता था, समर्थन मिल जाता था। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ये देखो, अब प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका डिवीजन कैसे था। सबसे पहले अंपायर होता था। अंपायर जो था वो सूबा में डिवाइड होता था। सूबा जो था वो सरकार में डिवाइड होता था। सरकार परगना में डिवाइड होता था। एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि पूरा का पूरा जो अंपायर था वो किस में डिवाइड था, सूबा में। तो सूबा को जो कंट्रोल करते थे वो क्या कहलाते थे, सूबेदार। दोज हु कंट्रोल द सूबास वर नोन एज सूबेदार। जो लोग सरकार को नियंत्रण करते थे वो कहलाते थे फौजदार। और जो परगना पर नियंत्रण रखते थे वो कहलाते थे कानूनगो या चौधरी या काजी। तो जो डिवीजन ऑफ फंक्शन था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल प्रोविंसेस के द्वारा सूबा में, वेयर द मिनिस्टर हैड देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट विद दीवान, बख्शी एंड सदर। तो जो सूबा में जो काम करने वाले लोग होते थे वो कौन होते थे, दीवान, बख्शी और सदर। द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्नर, सूबेदार। और इनका हेड कौन होता था, सूबेदार। तो एक अंपायर सबसे पहले किस में डिवाइड होता था, सूबा में। तो फॉर एग्जांपल आज की डेट में इंडिया किस में डिवाइड है, स्टेट्स में, है ना। ऐसे उस समय अंपायर किस में डिवाइड था, सूबा में डिवाइड था। और उस सूबा में डिफरेंट तरीके के लोग काम करते थे, जैसे कि दीवान, जैसे कि बख्शी, जैसे कि सदर। और उनके ऊपर जो हेड होता था वो कौन होता था, सूबेदार। तो सूबा का नियंत्रण करने वाला कौन होता था, सूबेदार, हु रिपोर्टली डायरेक्टली टू द एम्परर, जो कि एम्परर को यानी कि किंग को अपनी क्या देता था, रिपोर्ट देता था। हु, सूबेदार। तो सूबेदार वाज द हेड ऑफ द सूबा हु गिव रिपोर्ट टू द एम्परर। राजा को वो क्या देता था, समाचार देता था। क्या सूबेदार अकेले काम कर पाता था, नो। उसकी हेल्प के लिए कौन कौन लोग थे, दीवान था, बख्शी थे, सदर थे, जो कि सूबे को क्या करते, सूबेदार को हेल्प करते थे। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं कि जो सूबा था वो फर्दर डिवाइड हो जाता था, जो था इनटू सरकार। तो सरकार फर्दर किस में डिवाइड हो रही है, सॉरी, सूबा किस में डिवाइड हो रहा है, सरकार में। ठीक है। वहां पर जो हेड होता था, जो पावर्स थी वो फौजदार के पास होती थी। तो जैसे सूबेदार में कौन देख रहा है, सॉरी, सूबे को कौन देख रहा था, सूबेदार। ऐसी सरकार को कौन देखते थे, फौजदार देखते थे। who were deployed with contingents of heavy cavalry and musketeers in districts, जिनके पास हैवी कैवलरी मतलब घुड़सवार सेना थी उनके पास। मस्किटर्स जो थे वो थे उनके पास, किसके पास, इन फौजदारों के पास। और जो फौजदार थे वो किसको देखते थे, सरकार को देखते थे। तो पहले क्या हो गया, अंपायर। अंपायर पे कौन हो गया बच्चों, राजा और उसके नोबल्स, द किंग्स एंड हिज नोबल्स। सूबेदार में कौन हो गए, सूबा में कौन हो गए, सूबेदार एंड इट्स ऑफिशियल्स। देन फौजदार, फौजदार में कौन हो गया, फौजदार हो गया, उसके साथ उसकी हैवी कैवलरी, मस्किटर्स उसके पास होते थे। अब ये जो आपका सरकार था वो फर्दर डिवाइड होता था परगना में। ठीक है। ये क्या होता था, परगना क्या था, लोकल बॉडी थी, स्थानीय जो एडमिनिस्ट्रेशन था, स्थानीय जो प्रशासन था, उसको क्या कहलाते थे, वो परगना कहलाता था। ठीक है। आफ्टर द लेवल ऑफ परगना बाय 3 हेरिडिटरी ऑफिसर्स, वहाँ पे 3 हेरिडिटरी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले ऑफिसर होते थे। एक था कानून को, और फिर था चौकीदार, और फिर था काजी। ठीक है। कानून गो, चौकीदार और काजी, 3 कौन होते थे, ऑफिशियल्स होते थे, जो कि परगना में डिस्ट्रिक्ट को चलाते थे। तो नेम द 3 ऑफिशियल्स ऑफ परगना, कानूनगो, चौधरी और काजी, जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अंपायर में कौन होगा, राजा, किंग। किंग, किंग एंड हिज ऑफिशियल्स। देन सूबा में कौन होंगे, मैम सूबेदार, दीवान, बख्शी। यस, सूबेदार, दीवान एंड बख्शी होंगे। ठीक है। देन सरदार में कौन होगा, सरकार में कौन होगा, मैम फौजदार होगा। फौजदार। फौजदार, और उसको क्या दी जाते थे, कंटीजेंट्स दिए जाते थे, हैवी कैवलरी एंड मस्किटर्स। फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन होता था, मैम परगना। परगना में कौन होता, परगना में कौन कौन ऑफिसर्स होते थे, मैम कॉन्गो, चौधरी एंड काजू। कानून गो, चौधरी और फौजदारी। इनकी पोस्ट कैसी थी, वर दे इलेक्टेड,
हेरिडिटरी ऑफिसर। यस, दे वर नॉट इलेक्टेड, दे वर हेरिडिटरी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे मान लो कोई कानून गो है, उसका जो पुत्र है वो क्या बनेगा, कानून गो ही बनेगा। या जो चौधरी है उसका पुत्र ही चौधरी बनेगा। काजी का पुत्र भी क्या बनेगा, काजी बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, उसमें कोई भी इलेक्शन नहीं होते थे, कोई चुनाव नहीं होता था। इज इट क्लियर? अब जितने भी ये डिपार्टमेंट्स होते थे वो मेंटेन होते थे क्लर्क्स के द्वारा, अकाउंटेंट्स के द्वारा, ऑडिटर्स के द्वारा, मैसेंजर्स के द्वारा, जो कि रिटर्न रिकॉर्ड रखते थे, रिपोर्ट रखते थे। ठीक है। जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, कोर्ट मैम की, पर्शियन। यस, कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन होती थी। फिर कई बार झगड़े हो जाते थे छोटे मोटे, किस किस के बीच में, लोकल जो विलेजेस वाले होते थे, विलेजेस के बीच में, जमींदार के बीच में, या मुगल एम्परर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनके बीच में अक्सर क्या हो जाते थे, झगड़े हो जाया करते थे। तो दिस इज अबाउट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा आपको प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। यस आपको मैम। कैसे याद करना है, ESSP, ESSP बना उसका, ई से एम्पायर, एस से सूबा, एस से सरकार और पी से परगना। ठीक है। ESSP बना। ई में कौन है, किंग एंड ऑफिसर। सूबा में कौन है, सूबेदार। सरकार में कौन है, फौजदार। परगना में कौन है, कानून गो, चौधरी, काजी। ठीक है। तो कैसे बना आपको प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपने एब्रिविएशन याद किया, वो कैसे याद किया बेटा, मैम ESSP। ESSP। ई मीन्स अंपायर, एस मीन्स सूबा, एस मीन्स सरकार और पी फॉर परगना। इज इट क्लियर? ओके। अब हम चलते हैं बियॉन्ड द फ्रंटियर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। बियॉन्ड द फ्रंटियर मतलब सरहद से पार। ठीक है, सीमाओं से परे, सीमाओं से परे कैसे रिलेशंस थे मुगल किंग्स के, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। ठीक है। जो जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस थे, दे प्रोवाइड द अकाउंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है हिंदी में कूटनीतिक। तो उनके जो साधारण नीतियां नहीं थी बल्कि कूटनीतिक ये थी। एंड कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग पॉलिटिकल पावर्स। तो जो मुगल शासक थे, हिस्टोरियंस से कुछ हमें अकाउंट्स मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे दूसरी कंट्री के साथ या नेबरिंग कंट्री के साथ। दिस रिफ्लेक्ट सम टेंशन एंड पॉलिटिकल राइवलरी अराइज कंपीटिंग द रीजनल इंटरेस्ट। और जिससे क्या होता था कि कई बार तनाव की स्थिति आ जाती थी, दुश्मनी की स्थिति आ जाती थी पड़ोसी देशों के साथ। ठीक है। तो जिसमें कि जिससे झगड़े हुए वो थे सफवी, सफाविद्स और कंधार। कंधार से भी जो था आपस में अक्सर झगड़े होते थे। फिर ऑटोमन अंपायर के संग झगड़े हुए हैं, किसको लेकर, तीर्थ यात्रा और ट्रेड को लेकर। फिर जीसस जो थे वो भी मुगल कोर्ट में आए थे एक बार। जीसस यानी कि क्रिश्चियंस लोग भी किसके समय में आए हैं, मुगल कोर्ट में आए हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन। अकबर्स क्वेस्ट फॉर रिलीजन नॉलेज लेड टू। अब क्या हुआ कि अकबर जो थे ना वो बड़े जिज्ञासु की तरह के थे। तो वो धर्म के नाम पर उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे, किसके मन में, अकबर के मन में। और उसने कहा कि मैं एक वेट बुलाता हूँ, एक चर्चा करता हूँ। और चर्चा की गई बच्चों इबादत खाना में। फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना नामक, उन्होंने इनवाइट कर दिया मुस्लिम्स को, हिंदूज को, जैन्स को, पारसीस को, क्रिश्चियंस को। तो अकबर जो थे वो किसके बारे में जानना चाहते थे, रिलीजन नॉलेज को लेना चाहते थे। रिलीजन नॉलेज लेने के लिए उन्होंने क्या अरेंज किया, एक डिबेट तैयार अरेंज की। अब वो डिबेट कहाँ पे होगी, इबादत खाना में। इबादत। कहाँ पे, हाँ, इबादत खाना कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना था उसमें कौन कौन लोग होंगे, मुस्लिम्स होंगे, हिंदूज भी आएंगे, जैन्स भी आएंगे, पारसी भी आएंगे और क्रिश्चियंस भी आएंगे। इज इट क्लियर? अब अकबर्स जो थे उन्होंने रिलीजियस व्यूज मैच्योर्ड एज ही इंक्वायर्ड स्कॉलर डिफरेंट रिलीजन एंड सेक्ट एंड गैदर्ड नॉलेज अबाउट देयर डॉक्ट्राइन। अब अकबर ने जिनको बुलाया था सब अपनी अपनी नॉलेज लेके आए अपने साथ, है ना, सब अपने अपने धर्मों के बारे में कुछ नॉलेज लेके आए। तो जब उन्होंने इन सब से बातचीत की, इन वेरियस लोगों से, देन उन्होंने एक चीज निकाली, ऑल रिलीजन हैव सेवरल गुड प्रैक्टिस। उन्होंने ये निचोड़ निकाला कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छी प्रैक्टिस होती है, which sought to combine a new religion known as दीन इनाई। तो इन लोगों की बातचीत से, कौन कौन लोगों की बातचीत से बच्चों, मुस्लिम, हिंदू, जैन, पारसी और क्रिश्चियन लोगों की बातचीत से उन्होंने
ये चीज निकाली, कंबाइन किया और एक नया रिलीजन फॉर्म किया, उसका नाम था दीन ए इलाही। क्या नाम था? दीन ए इलाही। ठीक है, इलाही मीन्स ईश्वर, दीन मीन्स लोग। तो दीन किसके? ईश्वर के बंधु हैं, सभी क्या है? ईश्वर के बंधु हैं। इज इट क्लियर? तो क्लियर हो गया। अकबर ने कहा चर्चा, अकबर ने कहा बुलाया था लोगों को? इबादत खाना। कौन कौन धर्मों के लोग शामिल हुए? मुस्लिम, जैन, पारसी। यस, मुस्लिम, हिंदू, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस वहाँ पे हुए थे। और इन सब की उन्होंने क्या निचोड़ निकाला कि सभी धर्मों में क्या है? अच्छी बातें भी हैं। और उन अच्छी बातों को लेकर उन्होंने कौन से धर्म की स्थापना कर डाली? दीन इलाही। यस, अ मूवमेंट वाज नोन एज, इट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट। ये एक धार्मिक आंदोलन था जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? दीन इलाही। ठीक है। अब लर्निंग अबाउट द रिलीजन, अब जो ये नया धर्म बनाया उन्होंने दीन इलाही, इसके बारे में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्या कहा गया है कि इसकी रचना करने के लिए इन्होंने कौन से हॉल को चुना था? इबादत खाना। ठीक है, इट वाज अ हॉल ऑफ वर्शिप एट फतेहपुर सीकरी। तो आपको कैसे याद रखना है? कहाँ पे बुलाई उसने चर्चा? इबादत खाना में। क्या था वो? हॉल ऑफ वर्शिप था। वो कहाँ पे था? फतेहपुर सीकरी पे था। इज इट क्लियर? ठीक है। अब उसने क्या किया, सारे के सारे जो लोग आए हुए थे उनको वहाँ इनवाइट किया और वहाँ पर उनसे डिबेट कराई, डिस्कशंस कराए विद रिलीजियस टीचर्स। तो जितने भी धार्मिक कौन आए थे, धर्म के गुरु आए थे या धर्म जो रिलीजियस टीचर आए थे, उनसे उन्होंने डिबेट करवाई और डिस्कशन कराए। और इनके डिबेट और डिस्कशन से क्या निकला बच्चों? दीन इलाही। वेरी गुड, दीन इलाही। इज इट क्लियर? अब दीन इलाही का मतलब क्या था? दीन इलाही का मतलब था गॉड इज वन। ठीक है, गॉड क्या है? एक है, सिंपल रास्ता है भगवान को पहुंचने के लिए। उन्होंने क्या अपनाया? सिंपल पाथ। ठीक है। फिर वो वर्शिप करते थे सन की और फायर की। तो तीन बातें करेगी। पहला क्या था? गॉड इज वन। सेकंड, देयर इज अ सिंपल वे टू रीच द गॉड। तो टीचिंग कैसी होंगी? सिंपल होंगी। फिर वर्शिप किसकी करते थे? सन एंड फायर, सूर्य और फायर की ये वर्शिप करते थे। और वहीं पे उन्होंने स्थापना करी थी सूले कुल की। और सूले कुल का मतलब था यूनिवर्सल पीस, ऑब्सोल्यूट पीस। यहीं पर दीन इलाही से क्या बन गया? सूले कुल। इज इट क्लियर? यहाँ सब बच्चों क्लियर हो गया? यस मैम। किसी बच्चे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा। कोई डाउट तो नहीं है ना? अकबर जो थे उन्होंने जो था रिलीजन, बहुत धर्म को जानने के लिए कहाँ पे चर्चा की थी? मैम इबादत खाना। इबादत खाना। इबादत खाना क्या था? हॉल ऑफ वर्शिप। हॉल ऑफ वर्शिप था। कहाँ पे था? फतेहपुर सीकरी में था। उसमें क्या हुआ था? मैम डिबेट्स एंड डिस्कशन विद रिलीजियस टीचर्स। यस, डिबेट एंड डिस्कशन हुए थे धर्म के बारे में, रिलीजियस टीचर्स के बारे में। उनसे क्या निचोड़ निकला? क्या क्या फॉर्म? दीन इलाही फॉर्म हुआ। दीन इलाही का मतलब क्या था? गॉड इज वन एंड देयर इज सिंपल पाथ, है ना? सिंपल वे है वहां पे पहुंचने के लिए। और किसकी वर्शिप करते थे? वर्शिप ऑफ सन एंड फायर। यस, वर्शिप ऑफ सन एंड फायर, यानी कि सूरज की और आग अग्नि की पूजा की जाती थी। और यहीं से क्या बना? सूलेकुल। सूलेकुल का मतलब क्या था? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक शांति स्थापित करना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? ये आपके टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक था। अब हम पढ़ते हैं कि कुछ डेट्स हैं जिस चैप्टर की, वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले सन 1530 में manuscript of Babur's memories in Turkish saved from stones become a part of family collection of Timurids। तो 1530 में क्या लिखी गई? तुझके बाबरी, बाबर नामा या तुझके बाबरी। इन विच लैंग्वेज? टर्किश लैंग्वेज। इन टर्किश लैंग्वेज। यस, इन टर्किश लैंग्वेज। फिर 1587 में गुलबदन बेगम बानो ने कौन सी बुक लिखी? हुमायूं नामा। विच बुक रिटन बाय हर? हुमायूं नामा। यस। यस। फिर 1589 में बाबर मेमोरीज ट्रांसलेट इनटू पर्शियन एज बाबर नामा। तो 1589 में बाबर नामा लिखा गया, वो ट्रांसलेट किया गया, सॉरी। ठीक है, बाबर नामा को ट्रांसलेट किया गया। बाबर नामा तो कौन सी लैंग्वेज में थी? यस, टर्किश लैंग्वेज थी। उसको ट्रांसलेट किया गया था कौन से उसमें? बाबर नामा में। ठीक है, और उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। फिर था अबुल फजल का वर्क था अकबरनामा, जो लिखा गया 1589 से 1602 तक।
कोई बता सकता है कि अकबरनामा कितने पार्ट में डिवाइड था? मैम 3। 3 पार्ट में। पहले 2 पार्ट किसके थे भैया? पहले 2 पार्ट किसके बारे में थे? आपको पता होना चाहिए ना बेटा, मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको। 2 पार्ट्स किसके थे? क्रॉनिकल्स। वेरी गुड, क्रॉनिकल्स के बारे में थे। एडम टू अकबर्स लाइफ है ना। फिर उसके बाद अकबर्स की विक्ट्री के बारे में बताया उसमें। फिर थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट को क्या बोला गया था? आईने अकबरी। थर्ड पार्ट को क्या बोला गया था? आईने अकबरी। तो इस इतना लंबा टाइम लगा उसको लिखने में ना, 1589 से 1602 में। फिर 1605 से 22 में जहांगीर के जो मेमोरीज थी उसको जहांगीरनामा बोला गया। विच ईयर? 1605 से 1622। ठीक है। फिर हामिद जो लाहौरी थे, उन्होंने कंपोज किए थे फर्स्ट 2 ड्राफ्टर ऑफ बादशाह नामा। ये हम पढ़ चुके हैं। टाइम पीरियड क्या था? 1639 से 47। फिर मोहम्मद वारिस, जिन्होंने थर्ड पार्ट इंक्लूड बनाया था बादशाह नामा का, शाहजहां के टाइम पीरियड में। ठीक है। फिर से लास्ट में हम देखेंगे, लास्ट वाला 1668 में आलमगीर नामा, जो कि औरंगजेब के बारे में थी, जिसको किसने लिखा था? मोहम्मद काजिम ने। मोहम्मद काजिम ने। बुक में नहीं है तो एक बार मैं रिपीट करती हूँ, आप लिख सकते हैं या मैं आपको भेज भी दूंगी। ठीक है। 1530 में क्या है बुक में? लास्ट में होगा ना? बस ठीक है, ओके, सारा होगा लास्ट में। तो लास्ट में आप सबसे लास्ट में कौन सा आलमगीर, कौन से राजा है? आलमगीर नामा है तो कौन से राजा है? यस, औरंगजेब है। औरंगजेब है। और उन्होंने किसने लिखा था? मोहम्मद काजिम ने। मोहम्मद काजिम ने। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट है बेटा, लेकिन इसमें कुछ चीजें नहीं है, जैसे कि मनसबदारी प्रथा नहीं है। तो मैं आपको मनसबदारी प्रथा के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है। इज इट क्लियर? तो मनसबदारी बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मनसबदारी प्रथा थी वो अकबर के द्वारा लाई गई थी। ठीक है। तो मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? अकबर के द्वारा। मनसबदार होते कौन थे एक्चुअली? मनसबदार ऑफिशियल होते थे, अधिकारी होते थे, जो कि सिविल और आर्मी दोनों में होते थे। ठीक है। अब मनसबदार जो थे वो अकबर के दरबार में बैठा भी करते थे। जो दरबारी थे, अब जब अकबर का दरबार लगता था तो उसमें मनसबदार बैठते थे और वो उनकी पोजीशन के अनुसार बैठते थे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी मनसबदार के पास 10 उसके नीचे 10 और लोग हैं तो वो छोटा मनसबदार हो गया, जिसके पास केवल 10 है। और कुछ मनसबदार थे जिनके पास 10,000 सेना या घुड़सवार सेना भी होती थी, तो वो कैसा हो जाएगा? छोटा या बड़ा? बड़ा हो जाए। तो जो बड़े वाले, जिसके पास ज़्यादा सेनाएं होती थी, जिसके पास ज़्यादा घुड़सवार होते थे, वो ऊंचे मनसबदार होते थे, उनको आगे बिठाया जाता था। जो छोटे मनसबदार हैं उनको पीछे बिठाया जाता था। इज इट क्लियर? तो बड़ी ही पोजीशन के साथ उसके दरबार में लोगों को बिठाया जाता था। किसके साथ दरबार में? अकबर के दरबार में। अब अकबर के दरबार में हर तरह के मनसबदार हो गए अलग अलग। जैसे कि हमने पढ़े हैं तो रानी भी थे, अफगानी भी थे। बाद में और लोग कौन शामिल हुए? कैन एनीबॉडी टेल मी? मैम पर्शियंस। पर्शियन हुए और मैम पर्शियंस। राजपूत हुए भैया, राजपूत आगे थे। तो राजपूत मनसबदारों में जो हाईएस्ट मनसबदार में राजा टोडरमल। तो टोडरमल कौन थे? मैम वो रिकवर अकबर के हाँ बोलो बेटा। अकबर के 9 रत्नों में से थे। नवरत्नों में से थे। क्यों, क्या चीज थे वो टोडरमल? मैम वो फाइनेंशियल काम करते थे। यस, फाइनेंस मिनिस्टर थे एक तरीके से टोडरमल। तो जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था, रेवेन्यू लाया जाता था, वो सब टोडरमल देखते थे। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं मनसबदार की। तो मनसबदार वॉज अ पोस्ट एंड अ पोजिशन गिवन बाय अकबर। मनसबदार एक पद होता था, एक गरिमा होती थी, जो किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा दी गई, अपने अधिकारियों को दी गई। और वो अधिकारी क्या हो सकते थे? वो गैर, यानी कि गैर भी हो सकते थे और गैर सैनिक भी हो सकते थे और सैनिक भी हो सकते थे। वो सेना में भी हो सकते थे और वो सिविल भी हो सकते थे, जो अकबर के दरबार में बैठा करते थे। ठीक है। अब जो मनसबदार होते थे, इनके पास जात और सवार दोनों चीज़ होती थी। ठीक है। जात और सवार। तो जात का मतलब होता था पैदल सेना और सवार का मतलब होता था घुड़सवार।
तो ये जो जाट और सवार था, अकबर क्या करता था, अकबर इनको सैलरी नहीं देता था इन मनसबदारों को, उनको एक पीस ऑफ लैंड दे दिया जाता था, एक टेरिटरी दे दी जाती थी। जो भी उससे राजस्व आएगा, जो भी उससे वो कलेक्ट करेंगे, कौन लोग, मनसबदार, वो अपने उन सैनिकों के या उन पैदल सैनिकों के या उन घुड़सवार के खर्चे के लिए वो वहाँ से पैसा निकालते थे। इस तरह से ये मनसबदारी सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम? अकबर। ठीक है, अकबर वॉज द फर्स्ट किंग जिन्होंने मनसबदारी प्रथा को लागू किया था। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इस चैप्टर में से हमारे को, अब आपको इस वाले चैप्टर में एमसीक्यू नहीं आने बच्चों, इस वाले चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे आने हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ऑफिशियल्स वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दरबार में जो राजा था उसका दैनिक, कल मैंने पढ़ाया था ना आपको उस दिन परसों, तो जो राजा का दैनिक जीवन था वो कैसे चलता था, कैसे शुरुआत होती थी? राजा की बात कर रहे हैं, मुगल कोर्ट में। मैम सबसे पहले वो झरोका था। हाँ मैम उसके बाद वो आदमी जाता था। हाँ, एंड मैम लास्ट में वो जाता था। आपने बहुत जल्दी क्वेश्चन खत्म कर दिया है देवांश। पहले कैसे स्टार्ट करना है कि राजा का दैनिक कार्य कब शुरू हो रहा है, उसकी रिलीजियस प्रेयर से शुरू हो रहा है। भाई मुगल कोर्ट के बारे में बता रहे हो आप, मुगल दरबार के बारे में बता रहे हो, तो जब मुगल दरबार के बारे में बता रहे हो तो कोई ना कोई पिक्चर आपने ऐसी जरूर देखी होगी कि जहाँ पे कोर्ट्स के सीन होते हैं, है ना? तो वो आपके दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कि कोर्ट होता कैसा, मुगल कोर्ट कैसा होता होगा, है ना? पिक्चर में भी आपके कोर्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, जो एम्प्रेस थे वो सुबह की उनकी जो दिनचर्या थी वो शुरू होती थी उनकी प्रार्थना से भाई। ठीक है, प्रार्थना शुरू होने के, खत्म होने के बाद वो कहाँ पे अपेयर होते थे, कहाँ आते थे वो? झरोखा में आते थे ना, बालकनी में आते थे। यस, बालकनी में आते थे, झरोखा में आते थे। वो वहाँ किससे मिलते थे? जो भी लोग, मान लो ये एक बहुत बड़ा किला है, उस झरोखे में आ गए और नीचे लोग बैठ के खड़े हैं। अब वो लोग कौन होते थे जो छोटे छोटे होते थे? सोल्जर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, पीजेंट्स होते थे, वुमेन्स होती थी, सिक चिल्ड्रन भी होते, बच्चे भी होते थे उसमें, जो झरोका करने आते थे, दर्शन करने आते थे। किसके? राजा के, एम्परर के, अकबर के। समझ आ गया? तो पहला सीन आपका है, शुरुआत उसने कैसे की? प्रार्थना से की। प्रार्थना करने के बाद वो कहाँ आता था? बालकनी में आता था, झरोके में आता था। लोग उसको देखते थे, है ना? लोग उसको क्या करते थे? उसको देखते थे, उसका झरोका दर्शन करते थे। तब वो कहाँ आता था झरोका दर्शन के बाद? हम दीवाने आम। यस, तब वो आता था दीवाने आम में। पहला क्या है? प्रेयर कर रहा है। आप इस आंसर को भी बहुत आसान कर सकते हो। पहला प्रेयर है, दूसरा क्या है? जे है, पहला पी है, पी मीन्स प्रेयर, जे मीन्स झरोका। ठीक है, झरोके में कौन लोग आ रहे हैं? कॉमन पीपल आ रहे हैं। ठीक है, झरोका क्यों उसने अपना इंट्रोड्यूस किया था, ये मकसद भी था कि झरोका दर्शन अकबर ने क्यों इंट्रोड्यूस किया था, ताकि उसकी जो इम्पीरियल वो पॉपुलर हो जाए, वो उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। किसकी? अकबर की, है ना? देन उसके बाद झरोके के बाद आएंगे दीवाने आम। डी आ गया, दीवाने आम। पहले क्या है? पी, पी से क्या हो गया? प्रेयर। फिर जे, जे से क्या था? झरोका दर्शन। झरोका दर्शन के बाद क्या आ गया? डी, डी का मतलब दीवाने आम। दीवाने आम में क्या होता था? आम मुद्दे जो थे, छोटे मोटे जो बिजनेस होते थे या आम जन साधारण से जो रिलेटेड सॉल्व किया जाता था। ठीक है, आफ्टर दीवाने आम 1 घंटे चर्चा चलती थी उसमें। 1 घंटे चर्चा चलने के बाद वो कहाँ आता था? दीवाने खास। तो फिर डी आ गया, पी जे डी, डी, है ना? तो डी में क्या है? दीवाने खास। दीवाने खास में प्राइवेट जो मुद्दे होते थे, कॉन्फिडेंशियल जो मैटर होते थे, गुप्तचर जो मुद्दे होते थे, उन सब पे क्या होता था? डिस्कशन होता था। इज इट क्लियर? यस बच्चों, क्लियर हो गया? अब ये दीवाने आम, दीवाने खास है कहाँ? मैम रेड फोर्ट इन दिल्ली। रेड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली के रेड फोर्ट में दीवाने आम भी है और दीवाने खास भी है। वहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे। कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे? हाँ एंड नौरोज द ईरानी। हाँ, ईद और होली, है ना? ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे। तो कोर्ट वॉज फुल ऑफ लाइफ, पूरा जीवांत हो जाता था उस समय।
ठीक है, जैसे कि आज की डेट में आप जन्माष्टमी बच्चे करते होंगे, है ना, घर में बच्चे सजाते हैं, तो वो उस तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था। और अकबर ने होली और ईद को क्यों मनाया? क्योंकि उसने ही वॉज द फर्स्ट किंग जिसने पहली बार क्या लेके आया था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी लेके आया था। तो उसके दरबार में सब बराबर थे, ऑल वर इक्वल। तो उसके दरबार में ईद भी हो रही है, उसके दरबार में होली भी होता था सेलिब्रेशन। ठीक है। और एनिवर्सरी ऑफ असेशन ऑफ थ्रोन, यानी कि जब राजा जिस समय गद्दी पे चढ़ा होगा उसको प्रतिवर्ष एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता था। ठीक है। फिर शहाब ए बारात, फुल मून डे, पूर्णमासी का जो डे वो भी सेलिब्रेट होता था। फिर सोलर बर्थडे, लूनर बर्थडे ऑफ मोनार्क, फिर नौराज ईरानियन ईयर, उसको भी सेलिब्रेट करता था। और कहा जाता है कि जिस दिन उसका बर्थडे होता था, किसका? किंग का, उसको तराजू में तोला जाता था बहुमूल्य वस्तुओं के साथ। एक तरफ कौन बैठा था होता था? किंग बैठा होता था, और एक तरफ बहुमूल्य वस्तु होती थी, और जो वो बहुमूल्य वस्तु होती थी वो दान में दे दी जाती थी। ठीक है। जितना तोले का, जितने किलो का किंग होगा, उतना ज़्यादा सोना चांदी उसमें चढ़ाया जाता था और बाद में उसको बांट दिया जाता था। इज इट क्लियर? दिस इज अबाउट द कोर्ट। ये बताना है आपको कोर्ट में। इज इट क्लियर? और आप उसमें ये भी चीज़ जोड़ सकते हैं कि उनकी कोर्ट में कौन कौन लोग शामिल थे। कौन कौन लोग होते थे? ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, पर्शियन लोग उनकी कोर्ट में शामिल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जोड़ने वाली है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, टाइटल और गिफ्ट राजा को कब मिलते थे? Ma'am, after the victory of the enemy हाँ, आफ्टर द and विक्ट्री when ऑफ, it is married, हाँ, जब कभी भी मुगल बादशाह गद्दी पर चढ़ता था उस समय, और जब कभी भी कोई जीत हासिल करता था तब उनको उपाधि दी जाती थी। ठीक है। और कुछ लोगों को, उन लोगों को भी उपाधि दी जाती थी जिनको कि मेरिट के नाम पर, जैसे कि राजा टोडरमल को, टोडरमल थे, टोडरमल को क्या उपाधि दी गई? राजा की उपाधि दी गई। ठीक है। बीरबल को भी नवरत्न कहा गया, तानसेन भी उनके नवरत्न थे। तो ये उपाधि दी जाती थी किसके द्वारा? किंग के द्वारा। किस लोग को? किन व्यक्ति को? जो योग्य होते थे, जो मेरिट में आते थे, उन लोगों को टाइटल्स दिए जाते थे। किसके समय में? मुगल बादशाह के दौर। ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, हरम क्या था? ma'am, haram was a domestic place for the women. हाँ, Children was a sacred place. यस, वाज अ सेक्रेट प्लेस, है ना, जहाँ पर जो है मुगल बादशाह के वाइफ्स रहा करती थी, उनके रिलेटिव्स रहते थे, डिस्टेंस रिलेटिव रहते थे, स्टेप मदर रहती थी, सिस्टर्स, ब्रदर्स, डॉटर, सब वहाँ रहते थे। इवन फीमेल सर्वेंट्स एंड स्लेव्स भी वहाँ रहते थे। व्हाट वाज पॉलीगैमी? बहु पत्नी विवाह क्या था? Ma'am, a person can marry from more than two wives. यस, हैविंग द पर्सन हैविंग अ बहुत सारी विवाह एक व्यक्ति के द्वारा किया जाना, उसको पॉलीगैमी कहा गया है। तो मुगलों के समय में अकबर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस शुरू किया था, वैवाहिक संबंध शुरू किए थे। उन्होंने वे राजपूत की राजकुमारी से विवाह किए थे। पहले थे राजा अमल की पुत्री, अम्बेर की पुत्री से विवाह किया था, जोधाबाई से उन्होंने विवाह किया था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अकबर ने इन विवाहों के माध्यम से, अपने वैवाहिक संबंध के माध्यम से, हिंदुओं और राजपूतों के संग भी मित्रता की। किसने? अकबर ने। और उनको क्या दिया गया? बराबरी का क्या दिया गया? दर्जा भी दिया गया। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों? Yes, ma'am. ओके। अब इतने बड़े अंपायर को हमने क्यों किया ऐसा कि भाई राजपूतों के संग उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए या हिंदुओं को अपने साथ मिलाया? ऐसा क्यों किया? Ma'am, to wash the kitchen paper. बेटा यहाँ से पढ़ो नहीं, मैंने आपको पहले बताया भी आपको, क्योंकि अकबर ये बात जानता था बेटा कि अगर वो बहुत बड़े अंपायर को बनाना चाहता है, वास्ट अंपायर को बनाना चाहता है, तब उन्हें किसको अपने साथ मिलाना होगा? राजपूतों और हिंदुओं को मिलाना होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया? राजपूत और हिंदुओं को अपने साथ मिलाने के लिए क्या किया? उन्होंने उनको बराबरी का दर्जा दिया अपने दरबार में। दूसरा, उन्होंने उनके संग वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तीसरा, उनको टाइटल्स दिए, उनको उपाधियाँ देना शुरू कर दिया। ठीक है। उनको, जिसे हम कह सकते हैं कि राजा टोडरमल है, उनको राजा की उपाधि दे दी, उनको बहुत अच्छे मनसबदार दिया। राजा मान सिंह उनके दरबार के थे, राजा मान सिंह, राजा बीरबल,
राजा इवन तानसेन जो उनके समय में गायक कलाकार थे, वो भी इनके दरबार के बहुत बड़े नवरत्न थे। तो ऐसा इसलिए किया अकबर ने, केवल इसलिए किया ताकि वो अपना शासन भारत में मजबूत बना सके और अपने भारत में पहली बार हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को ला सके। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, अब जो मुगल हाउस कोर्ट थे वहां पे वाइफ्स कितने तरीके की थी? Ma'am, two. टू। Ma'am, Begums and Mubarak. बेगम एंड आगाज। बेगम कौन सी होती थी? Ma'am, who came from the royal family. यस, दोज हु केम फ्रॉम रॉयल फैमिली, जो अपने साथ मेहर लेके आती थी, वैल्यूबल कैश लेके आती थी, जिनका समाज में बहुत बड़ा ऊंची पोस्ट होती थी। उनकी जो थे वो क्या होती थी? दे वर गिविंग द हाईएस्ट पोजीशन इन द मुगल कोर्ट। उनको सबसे ऊंची पोस्ट दी जाती थी, जिनको कि बेगम कहा गया। फिर आगाज कौन थे? आम स्त्रियां। आम स्त्रियाँ थी, जो कि नोबल बर्थ से नहीं होती थी और जो कि उनके डोमेस्टिक काम भी किया करती थी। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इनके अलावा भी कोई और रहता था हाउस होल्ड में? बेगम और आगा के अलावा भी कोई और रहता था? यस, स्लेव्स बेटा, स्लेव्स रहते थे। Slave. मेल और फीमेल दोनों स्लेव्स थे। ठीक है। अच्छा बताओ, कौन सी रानी थी जिसके नाम पे सिक्के जारी हुए थे? कौन सी रानी थी जिनके नाम पे सिक्के जारी हुए थे? Ma'am, Noorjahan. यस, नूरजहां वाज द क्वीन जिनके नाम पे क्या जारी हुए थे? सिक्के जारी किए गए थे। और ये जो शो करता है कि जो नूरजहां है उनका सोसाइटी में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। जहांगीर की वाइफ थी वो, तो उनके समय में बहुत अच्छा फाइनेंशियल कंट्रोल होता था नूरजहां का। पैसे पर पूरा अच्छे से नियंत्रण था किसका? नूरजहां का। शाहजहां की दो बेटी का नाम बताओ। Ma'am, Jahanara and यस, जहाँ आरा और रोशन आरा जो थी वो, जिनकी पोस्ट कैसी थी? अच्छी पोस्ट पर थी वो, इक्वल टू दैट ऑफ हाई इंपीरियल मनसबदार। एक बड़े मनसबदार जैसी पोस्ट किसकी थी? जहाँ आरा और रोशन आरा की। Roshanara. हु वर दोस? कौन थी वो? Ma'am, daughter of Shahjahan. डॉटर ऑफ शाहजहां। और जहाँ आरा ने कौन से पोर्ट को कंट्रोल किया हुआ था? Ma'am, Surat. सूरत पोर्ट को क्या किया हुआ था? कंट्रोल किया हुआ था। ठीक है। और जहाँ आरा पार्टिसिपेट इन मैनी आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स पे भी उन्होंने क्या किया था? कंट्रोल किया हुआ था। तो आई होप यहाँ पे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आपका जो रिक्रूटमेंट एंड रैंक आपको क्या रखना है कि जो officers होते थे वो उनकी योग्यता के अनुसार ही चुने जाते थे। और जो मुगल एम्परर थे वो क्या करते थे? इन ऑफिशियल पे कंट्रोल करने के लिए, इन अधिकारियों पे कंट्रोल करने के लिए क्या करते थे? उनके ट्रांसफर भी कर देते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ताकि क्या हो? ताकि ये लोग ज़्यादा राइज अप ना हो सके। इज इट क्लियर? तो आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया है। इसकी जो Yes, रिटर्न ma'am. इसके जो नोट्स है मैं आपको क्लासरूम में भेज दूंगी, और ये हो सकता है ये पीपीटी भी आपको क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में भेज दूंगी। ये वाला चैप्टर ध्यान में रखना है, ये सेकेंड टर्म का चैप्टर है और इसमें से आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चंस, 3 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने हैं। ये मत सोचिए कि इसमें से एमसीक्यू आएगा, ये वाला चैप्टर एमसीक्यू नहीं है। और आज हमारी 2 बुक्स कंप्लीट हो गई हैं, फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ठीक है। एंड टुमारो आई वुड लाइक टू शेयर यू एमसीक्यू ऑफ फर्स्ट चैप्टर। कल हम शेयर करेंगे एमसीक्यू ऑफ फर्स्ट चैप्टर। बच्चे कॉपी भी लेके आएंगे, बुक भी, जो स्कूल आ रहे हैं बुक भी लेके आए, फर्स्ट बुक भी लेके आनी है। फर्स्ट बुक लेके आएंगे, कॉपी लेके आएंगे, सो दैट यू कैन नोट डाउन द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 1। क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो किससे शुरू हो रहा है? एमसीक्यूज से Ma'am, बेस्ड होगा। MCQ. हाँ, तो आपको कल फर्स्ट चैप्टर का रिविजन में कराऊंगी। यू शुड ब्रिंग व्हाट? योर कॉपी, योर बुक ऑल्सो, सो दैट यू कैन मार्क देयर ऑल्सो। और क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगी वो आप नोट करेंगे विद आंसर, आई विल टेल यू द क्वेश्चन। ठीक है। तो आपको वो आना चाहिए और उसको बाय हार्ट लर्न कर लेना है, क्योंकि एमसीक्यू में आप किसी पे निर्भर नहीं हो सकते भाई, क्योंकि अगर एक का गलत हुआ तो पूरी क्लास का गलत हो जाएगा। तो यू शुड लर्न इट बाय हार्ट।